नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की ख़ास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है, रूबी डीजी केबल की ख़ास पेशकश गोशे गयूर डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर वो मुकाम है जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है किसी मुनफरद नामवर हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फ़हम ज़का के साथ ऐसे मौज़ूआत पर जिनका रास्त ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से। आज की गोशे गयूर की पेशकश में हमारी मेहमान हस्ती वो शख्सियत हैं जिनको देखने से ही पता चलता है कि उन्होंने मुल्क और कौम का सर ऊंचा भी रखा है और सीना फूला हुआ भी। मेरी मुराद है लेफ्टिनेंट जनरल आली जनाब ज़मीरुद्दीन शाह साहब से, जो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। जनरल साहब ने सन 71 की जंग में बीकानेर के लोंगवाल सेक्टर में दुश्मन को पसपा किया तो उन्होंने सन 2002 के गुजरात के दंगों को काबू में भी किया। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हों, उनसे बहुस्न खूबी निमटने का सलीक़ा जनरल साहब को खूब आता है। तो आइए मिलते हैं गोशे गयूर में जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब से, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर खुश आमदीद, वेलकम टू डीजी केबल रूबी। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका भी सर। सर आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले एक कॉम्प्लीमेंट पेश करता चलूं कि आपने अपनी पैदाइश का दिन भी वो चुना जिससे आपकी देशभक्ति, आपकी कौम परस्ती, मुल्क परस्ती ज़ाहिर होती है। आप 15 अगस्त को पैदा हुए सर। जी हाँ, उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं था जी, लेकिन यकीनन आपके अज़ाइम को कहीं ना कहीं दखल रहा होगा कि अल्लाह ताला ने आपको वो दिन नसीब किया जो हमेशा याद रखा जाएगा तारीख़ में। जी सर, तो आपने अपनी फ़ौजी करियर की शुरुआत करने के लिए ग़ालिबन ख़ास तालीम हासिल की दूर दराज मद्रास को जाकर उन दिनों में, और आपने एमएससी इन डिफेंस साइंसेस किए। फिर उसके बाद आपने एमफिल किया और आर्मी को ज्वाइन किया आपने। तो एमफिल आपने आर्मी ज्वाइन करने के बाद किया सर? जी हाँ, एमएससी और एमफिल जी आर्मी ज्वाइन करने के बाद किया। जी। मैं जब 15 साल का था जी तो सीनियर कैम्ब्रिज जी की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं एनडीए चला गया। जी। तो उम्र तो खाली 15.5 साल थी। माशाल्लाह। जी। और फ़ौज जो है बहुत ही अहमियत देती है जी एजुकेशन की तरफ। जी। तो फ़ौजी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी एमएससी जी डिफेंस स्टडीज़ और जी एमफिल किया। जी। माशाल्लाह, बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है सर। सर आपका सिलसिला नसब जो है वो मशहूर अफ़गान जनरल जंगजू सालार जाफ़िशा शाह साहब से मिलता है, जाफ़िशा खां साहब से मिलता है। क्या ये सिलसिला नसब जो है बास बना आपका फ़ौज में आने का? आप लोग शुरू से ही फ़ौज की तरफ रग़बत रही आप लोगों की, क्या था? जी हाँ, हमारे कई जनरेशन से जी परदादा और सब फ़ौज में ही थे। जी। मेरे दादा और वालिद जी तो नहीं थे, मगर नाना ज़रूर थे फ़ौज में। जी। और इसी वजह से मैंने ये सोचा कि जो फैमिली ट्रेडिशन है जी उसी को बरकरार रखें। जी। और मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि फ़ौज जो है जी सबसे अच्छी नौकरी है जी हिंदुस्तान में। जी। और मैं इनकरेज कर रहा हूँ जी जो बच्चे हैं जी कि फ़ौज में आइए। जी। इट इज़ द ओनली ट्रूली सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। जी सर। तो अगर आपको अच्छा करियर चाहिए, जी, अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, इकबाल जी चाहिए, जी, तो आपको फ़ौज की तरफ नज़र देनी चाहिए। बहुत सही कहा सर आपने, वाकई ऐसा होना चाहिए। और यकीनन वैसे भी एक ज़माने से यूँ सुनते आ रहे हैं कि फ़ौज में अफसरान की कमी महसूस की जा रही है। पिछले 20 साल से ये मुसलसिल फ़िगर 12-13 हज़ार अफसरों की कमी का वाला फ़िगर जो है मुसलसिल चलता आ रहा है, ये देखने में आता। तो ऐसी सूरत में यकीनन और भी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलना चाहिए नौजवानों को कि वो फ़ौज में अपना करियर बनाएं, फ़ौज में भर्ती हों। मेरी एफ़र्ट है कि एएमयू से ज़्यादा जी बच्चे और यंग स्टूडेंट्स, एक तो एनडीए जी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जी नेवी, एयरफोर्स जी में जाएं। जी। और क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत ही अच्छा सेकुलर लाइफ है, आपको एडवेंचर की अपॉर्चुनिटी सब मिलती हैं। बहुत सही, बहुत सही जी। और मैंने ये भी समझाया कि जो बच्चों के दिमाग में है कि फ़ौज में तासुब
मैंने उनको अश्योर किया कि बिल्कुल इसकी बू तक नहीं है। वाह, बिल्कुल वाह, कोई तासुब नहीं है। वाह, जो आप को डिज़र्व, व्हाटएवर यू डिज़र्व आपको मिलेगा। वाह, और अपने ख़ानदान को, अपनी कम्युनिटी को जी, और अगर स्ट्रेंथन करना है जी, तो बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जी। आर्म फोर्सेस में भर्ती हों। ये मशवरा यकीनन इसको वाइड पब्लिसिटी, कसीर तशहीर मिलनी चाहिए जी हाँ, सर। और जी, हम जी, लोगों ने ट्रेनिंग भी शुरू की है जी, बच्चों के लिए। और जी, मुझे बहुत खुशी है जी, कि जो रिस्पांस है, पहले जी, जी, बिल्कुल अलीगढ़ के स्टूडेंट्स जो हैं जी, फौज की तरफ उनका रुझान नहीं था, जी, मगर अब वो समझ रहे हैं कि यस, ये भी एक करियर है जी, जिसकी तरफ वो सीरियसली देखें। जी, खूब, खूब। आपने इस जवाब के अंदर मेरे बहुत सारे आगे आने वाले सवालात का जवाब यूँ तो दे दिया है सर, लेकिन फिर भी ये पूछना चाहूँगा मैं कि इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे, ग़ालिबन आप पहले मुसलमान हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचे और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, तो यकीनन इसमें आपको किसी तरह के तासुब का शिकार होना नहीं पड़ा होगा, जैसा कि आपने अभी कहा। लेकिन मुश्किलें क्या क्या पेश आईं, किस तरह से, हाउ डिड यू रियली मेक इट टू दैट हाई एक्सॉल्टेड पोजीशन सर? वेल, देखिए, मैं अकेला मुसलमान नहीं हूँ जो लेफ्टिनेंट जनरल बना। मेरे से पहले से जनरल समी खान थे, जी, जनरल जमील महमूद थे, जी, जनरल जकी थे। जी, तो अगर इफ़ यू आर डिजर्विंग, जी, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। जी, जी, फौज में बस एक ही तरीका है कामयाबी का, जी, वो आप पढ़ते रहिए, जी, यू जी, कीप अब्रेस्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जी, जी, और आपका डेडिकेशन होना चाहिए, जी, सिंसेरिटी, जी, एंड अबव ऑल जी, सबसे जो अहम जी, बात है कि वो हार्ड वर्क। बगैर मेहनत के जी, तो कहीं भी कामयाबी नहीं हो सकती, जी, और ख़ासकर फौज में। जी। मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैं ये कह रहा था कि ये सब हजरात तो यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे को पहुँचे, लेकिन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या किसी ने कोई कहलवाया इनमें से? वो तो खुदा के हाथ में था, मगर आर्मी कमांडर्स रहे हैं। जी, जी, जमील महमूद साहब, जी, लेफ्टिनेंट जनरल जमील जी, महमूद साहब आर्मी जी, कमांडर रहे हैं। जी, और जनरल खान थे, जी, समी खान, जी, वो भी आर्मी कमांडर रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में पहला मुस्लिम वो, जिसको जी, 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 जी। एक नोशनल सी बात होती है, एक नोशनल सी बात होती है। बेशक एक लेबल ज़रूर लगता है और उसकी एक अपनी ख़ास अहमियत होती होगी, और मालिक ने आपको नवाजा, बहुत खुशी की बात है। और सर, आप कमांडिंग ऑफिसर कहा आपने, क्या आपकी मुराद है किसी कमांड, यानी जैसे कि आप ईस्टर्न कमांड को आपने संभाला, इफ़ आई रिमेंबर इट राइटली, तो आपकी मुराद वैसे से है? मैंने तो जो कमांड है, जी, सबसे पहले मैंने अपनी रेजिमेंट कमांड की, तोपखाने की। जी, जी, मैंने 170 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड किया। जी, जी, जब मैं कर्नल थे, जब मैं ब्रिगेडियर था, जी, तो मैंने 59 माउंटेन ब्रिगेड, जी, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में थी मणिपुर में, जी, उसको कमांड किया। जी, जी, तीसरा, जब मैं मेजर जनरल बना, जी, तो मैंने 54 इन्फेंट्री डिवीजन सिकंदराबाद में जी, कमांड किया। जी, हालांकि हम सिकंदराबाद में कुछ चंद ही दिन रहे, जी, ज़्यादा जो है मेरा टेन्योर वो गुजरात जी, और राजस्थान में गुजरा, जी, और पराक्रम के टाइम। जी, फिर मुझे जीओसी बंगाल एरिया, अच्छा, जी, जी, वहाँ में गया, जी, वहाँ मैं 3 साल रहा, जी, जीओसी बंगाल एरिया। जी, उसके बाद मुझे जी, जीओसी 3 कोर, जी, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा, वहाँ मैंने 3 कोर कमांड किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जीओसी बंगाल इज़ डिफरेंट फ्रॉम जीओसी ईस्टर्न कमांड, श्योरली। जी, जी, अच्छा, अच्छा, जी, वो फ़र्क को भी समझना चाह रहा था मैं। सर, वहाँ का भी आपका टेन्योर बड़ा ट्यूमल्टस रहा, क्योंकि हालात उस वक्त भी जो है बड़े, खुसूसन त्रिपुरा, मेघालय में बड़े अलग अलग तरह के डिस्टर्बेंसेस से दो चार हो रहे थे। उन सारी कुछ इंसर्जेंसी की भी कैफियत थी, और फिर लोकल होममेड जो है दहशतगर्दी का भी कुछ माहौल था। तो आपने उसको निपटा वहाँ पर, किस तरह से आर्मी इन्वॉल्व रही उन चीज़ों में? जी हाँ, देखिए, कोशिश तो यही रही कि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो। वाह, जी, बिल्कुल, वो बहुत ही जी, इम्पोर्टेंट है। जी, जी, क्योंकि इंसर्जेंसी जो है, उसकी जड़ है
जी डिससेटिस्फैक्शन। वाह और अगर फौज जो है बिल्कुल क्लीन रहे, जी। अबव बोर्ड रहे, जी तो इंसर्जेंसी जो है काबू में आ सकती है। जी और उस ज़माने में इंसर्जेंसी काबू आ गई थी ताकि जी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अनहिंडर्ड जो है जी। अपना काम कर सके। वाह जी, तो ये सब कुछ हुआ आपके ट्रेनिंग में। जी हाँ, जी बहुत ही ज़रूरी है। जी और फौज हर जगह जी जो है जी यही इसकी बहुत अहमियत देती है जी। कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, जी जो जी लोकल पॉपुलेशन है जी उनको सताया ना जाए, जी और जी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम कर सके। बहुत खूब सर जी, ये अच्छे वैल्यूज़ यकीनन आर्मी के हैं और जो है उनको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। कहीं कहीं ब्रीचेस नज़र आते, बट आई डोंट नो दोज में बी एबरेशंस, नहीं, वो बट बिल्कुल जी aberrations हैं। जी जी देखिए, जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन राइट्स का है। जी ह्यूमन राइट्स जो लोकल सिटीजन हैं उनका बिल्कुल एनक्रोच नहीं करना चाहिए, मगर फौजियों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। श्योर श्योर अभी सर जो जी फौजी जो है जी अपना वतन छोड़ के जी। और इंसर्जेंसी पे काबू करने आया है वजह है किसी सर, मुकाम पे, वजह। उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, कोई उनके बारे में नहीं पूछता। जी और देखिए, जब आप देखते हैं कि आपका साथी जो जी, है जी, वो टेररिस्ट जी। का शिकार हो गया है, जी तब टेम्पर जी और जो जी। जो जो फीलिंग्स हैं फौजी की, जी वो बहुत ही मुश्किल होती हैं काबू रखने में। और उसी में जी उसी के लिए ऑफिसर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वाह कि वो जी जवानों को समझाए जी कि कैजुअलिटीज़ तो होंगी, मगर ये नहीं कि जो इनोसेंट लोग हैं जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि क्या होता है, टेररिस्ट जो हैं जी। अपनी कार्रवाई करके तो पिघल जाते हैं बिल्कुल, जी जी पता ही नहीं लगते। जी। तो आम तौर पे जी। फौजियों का ये अर्ज होता है कि जी। किसी न किसी को सजा दें, जी मगर जी। फौज जो है इस पे बिल्कुल सख्त काबू रखती है जी। और इंश्योर करती है कि ये जी और बहुत वो खूब। ऑफिसर का अहम काम है। जी 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 जी, बहुत अच्छा डिफाइन किया सर आपने ऑफिसर के रोल को। सही, यही क्रंच सिचुएशन होता है जहाँ पर ऑफिसर की कारकर्दगी देखने में आती है और वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपने यकीनन निभाई होगी। सर, आसाम के रीसेंट राइट्स जो हैं वो ऐसा दिखता है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो है यकीनन, लेकिन मिलिट्री को इन्वॉल्व करने में ताख़ीर की वजह से बहुत कुछ जानी नुकसान हुआ और ये अवॉइड किया जा सकता था। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि आसाम एक सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर तो आर्मी एट हैंड अवेलेबल रहती है, लेकिन इसकी हैंडलिंग में किसी तरह की जो कोताही हुई है उसके लिए आप समझते हैं कि वो कोताही से बचा जा सकता था? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है एड टू सिविल अथॉरिटीज़ में, जी जब सिविल अथॉरिटीज़ रिक्वेजिशन करती है आर्मी को, जी तो उसका एक तरीका होता है। जी ये नहीं कि आप टेलीफोन कर दें फौज जी। को कि साहब आप आ जी जाइए। जी जी उसका तरीका होता है एक्विजिशन का। जी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जी। जो मिलिट्री कमांडर है जी वो ये एसरटेन करे जी कि जो पुलिस और पैरामिलिट्री रिसोर्सेज हैं जी। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिट की हैं पहले या नहीं। अच्छा जी जो नॉर्मल वो जो होता है तरीका कि एकदम कोई प्रॉब्लम हुआ तो बगैर पुलिस और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को कमिट करने से पहले जी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फौज को जी को रेगुलेशन करने की कोशिश करती है। जी उसके तरीके हैं और मेरा ख्याल से कि असम में इसी वजह से फौज में जी को कमिट करने में देरी